जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रल ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन कि कैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन सोल्व की जाती है। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आपको पता है कि हम पढ़ चुके हैं सेकंड चैप्टर में। दो तरह के एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन और नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जो ई रेज टू पावर एक्स वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसको हम कह लेते हैं कि नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक ए रेज टू पावर एक्स वाला होता है वो कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। हम इन दोनों की इंटीग्रेशन सोल्व करना सीखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं जी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेज टू पावर एक्स वाले एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन। कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो उसकी इंटीग्रेशन हल करते हुए हूबहू वही जवाब में आ जाता है जिसका हम इंटीग्रल सोल्व कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखें, ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन हमें सोल्व करने को कही गई थी, जवाब में एज इट इज वही चीज आ जाएगी। बहुत सिंपल है। जैसे डेरिवेटिव में है, किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर एज इट इज वही चीज आ जाती है जिसका हम डेरिवेटिव ले रहे हो। इसी तरह इंटीग्रेशन में भी यही चीज होती है कि जिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन सोल्व करने का कहा जाए वही चीज एज इट इज आंसर में आ जाएगी आपके पास। ई की पावर 2x होता तो ई की पावर 2x ही आ जाता। ठीक है, अभी यहां तक इंटीग्रेशन सोल्व नहीं हो गई। ये मगर एग्जांपल ऐसी थी कि जिसमें इंटीग्रेशन यहां तक सोल्व होगी, इसका आंसर हमें मिल चुका है। अच्छा, आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन तो सोल्व कर ली, वो क्योंकि वो बहुत सिंपल है। आपको जिस फंक्शन की इंटीग्रेशन कहा जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन कहा जाएगा, आप उसको एज इट इज जवाब में लिख देंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रल हल करने के बाद अगली बारी आएगी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर की। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर का इंटीग्रल कैसे हल करना है, तो यहां पे हम सोल्व करते हैं इसको। इंटीग्रल ऑफ पावर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के पावर की इंटीग्रेशन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर का डेरिवेटिव लें। इसके लिए आप क्या करेंगे कि आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन तो सोल्व कर ली, उसका इंटीग्रल लेके आपको आपके पास एज इट इज वही जवाब में आ चुका फंक्शन जिसकी आपने इंटीग्रेशन सोल्व करनी थी। जैसे कि ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन सोल्व करनी थी, एज इट इज ई की पावर एक्स आ चुका। इसके बाद आपने क्या करना है, इसकी ये जो पावर है एक्स, इसकी इंटीग्रेशन सोल्व करनी है। वो कैसे, इस पावर का लेना है अपने डेरिवेटिव। मैंने ये लिखा है कि एक्सपोनेंशियल की पावर का डेरिवेटिव ले। अगर जवाब कांस्टेंट नंबर है, आपने डेरिवेटिव लिया यानी कि ये x है, इसका x के हिसाब से डेरिवेटिव लिया तो वो एक कांस्टेंट नंबर है, तो इंटीग्रेशन के प्रोसेस में ये कांस्टेंट नंबर, इस एग्जांपल को देख लेते हैं, तो यही कांस्टेंट नंबर सिंपली क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मैंने यही लिखा है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर का डेरिवेटिव लें। अगर आपके पास जवाब कांस्टेंट नंबर आए तो इंटीग्रेशन प्रोसेस में यही चीज कांस्टेंट नंबर जो आएगा वो डिवाइड हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन आपके पास सॉल्व हो गई है। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। ई की पावर 2x की इंटीग्रेशन आपको कहा गया है कि ई की पावर 2x की का इंटीग्रल सॉल्व करें। ई की पावर 2x की इंटीग्रेशन सॉल्व करते हुए एज इट इज वही चीज आ जाएगी जिसकी हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करने का कहा गया, ई की पावर 2x ही आ गया। अब बारी आती है इस होल पार के एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो पार लिखी गई है 2x है, उसका हम डेरिवेटिव लें। इंटीग्रल सोल्व करना है ना, तो इंटीग्रल के लिए सोल्व करने के लिए पार का लेना है अपने डेरिवेटिव। ये देखें साइड पे हमने डेरिवेटिव लिया, 2x का डेरिवेटिव लिया, वो आता है आपके पास 2। ये एक सिंपल कांस्टेंट नंबर आया, तो हमने यही लिखा है कि अगर कांस्टेंट जवाब है तो इंटीग्रेशन प्रोसेस में इसी 2 को आप डिवाइड कर दें। तो इस तरह e की पावर 2x की इंटीग्रेशन आपके पास बनी e की पावर 2x ओवर 2 प्लस c। दैट्स एन आंसर। अब बात यहाँ पे ये आ जाती है कि अगर आपके पास पार का डेरिवेटिव लेकर जवाब ना आए कांस्टेंट नंबर, मसला सिर्फ इस चीज ने करना है और किसी चीज ने नहीं, कि आपके पास कुछ ऐसा कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है जिसकी पार का डेरिवेटिव लेकर कांस्टेंट नंबर जवाब में ना आए। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पार का डेरिवेटिव लेकर जवाब कांस्टेंट नंबर ना आए, यानी कि 2 जैसे आया 2 ना आए 2x आ जाता है, ठीक है, या कोई और फंक्शन आ जाता है साथ, बल्कि एक वेरिएबल या फंक्शन की शक्ल में आए, तो पहले पार का मामला आपको सोल्व करना पड़ेगा। यानी कि अब अगर पार का डेरिवेटिव ही 2x आए तो ये कांस्टेंट नंबर तो नहीं है ना, तो ये एक फंक्शन की फॉर्म में या वेरिएबल की फॉर्म में आपके पास आंसर मिला ना। तो हमने यही लिखा है कि अगर कांस्टेंट की शक्ल में ना आए बल्कि एक वेरिएबल की शक्ल में आए तो पहले पार का मामला आपको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, फिर फंक्शन का इंटीग्रल हल करेंगे। पहले आपको पार का मामला सोल्व करना पड़ेगा। तो इस केस में आपको पार का मामला सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप इस केस में पार को एक थर्ड वेरिएबल के साथ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी कि आप अपनी पावर को एक थर्ड वेरिएबल के साथ लेट कर देंगे। यही केस, यही सीन हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल की इंटीग्रेशन को सोल्व करते हुए, कि जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन सोल्व कर लेते हैं, बाद में उसके एंगल का इंटीग्रल या एंगल की इंटीग्रेशन सोल्व करनी होती है। एंगल का इंटीग्रल सोल्व करने के लिए आपको लेना होता है एंगल का डेरिवेटिव। मैं बात कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। एंगल का डेरिवेटिव लेकर अगर एक कांस्टेंट नंबर जवाब आता है तो वो इंटीग्रेशन में प्रोसेस में डिवाइड हो जाएगा। अगर वो कांस्टेंट नंबर नहीं आता, यानी कि एंगल हो आपके पास एक्स स्क्वायर,
तो उसका डेरिवेटिव आपके पास 2x आएगा। तो पहले आप एंगल का मामला सोल्व करेंगे। सेम यही चीज मैं यहाँ पे कह रहा हूं आपको कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की अगर पार का मसला है कि पार का डेरिवेटिव लेकर आपको कांस्टेंट नंबर नहीं बल्कि एक वेरिएबल की शक्ल में आंसर मिल रहा है, तो आप पहले क्या करेंगे, पार को सोल्व करेंगे। सॉरी यार, ये अंडरलाइन ही सही हुआ मेरे से। तो आप पहले क्या करेंगे, पार का मामला हल करेंगे, फिर उसके बाद फंक्शन का इंटीग्रल हल करेंगे। पार का मामला कैसे करेंगे कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की होल पार होगी उसको एक थर्ड वेरिएबल के साथ आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यानी कि एक फंक्शन है, आपको ई की पावर एक्स स्क्वायर डॉट एक्स, ये डॉट एक्स है, ये अलग है और ये अलग है। ये इसमें दो फंक्शंस दिए गए हैं आपको, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन। इसकी इंटीग्रेशन सोल्व करने को कह दिया गया है। ठीक है, आपको लगेगा भाई ये तो दो फंक्शन है, यहाँ पे रूल 1 या रूल 2 क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रूल 1 और रूल 2 में दो चीजें होती है, एक होता है फंक्शन, दूसरा होता है उसका डेरिवेटिव। चलें जी, उस पे आ जाते हैं कि भाई अगर आप इसको फंक्शन लें ई की पावर एक्स स्क्वायर को, क्या इसका डेरिवेटिव लेकर एक्स बनते हैं? नहीं, अकेला एक्स तो कभी नहीं आएगा। अगर एक्स को आप फंक्शन मान ले दूसरे नंबर वाले को, क्या उसका डेरिवेटिव लेकर ई की पावर एक्स स्क्वायर बनता है? नहीं। तो यहां पे रूल 1 नहीं लगेगा। आप प्रायोरिटी किसको देंगे? बेसिकली ई की पावर एक्स स्क्वायर। तो मैं कह रहा हूं यहां पे आपका फंक्शन क्या है, ई की पावर एक्स स्क्वायर। तो भाई ये जो एक्स है, ये जो मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, ये किस लिए दिया गया है? ये आपको थोड़ी देर बाद सारी चीज क्लियर हो जाएगी कि ये एक्स क्यों दिया गया है। ठीक है, एक्स नहीं होगा तो ये इंटेग्रल इसका पॉसिबल नहीं होगा। आपका जो क्वेश्चन होगा उसकी स्टेटमेंट ही गलत होगी। ये अगर एक्स ना मैं डालूं, अकेला ई की पावर एक्स के लिख दूं, तो ये क्वेश्चन ही गलत है, इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होगी आपसे। तो लिहाजा यहां पे ई की पावर एक्स स्क्वायर फंक्शन है, ये जो मान लें कि ये जो आगे साथ एक्स दिए ना, इसकी पार के लिए दिया गया है। वो कैसे जी? इन दिस केस आपको पता है कि फंक्शन मैं कह रहा हूं आपका है ई की पावर एक्स स्क्वायर, उसकी इंटीग्रेशन तो सिंपल आ जाएगी ई की पावर एक्स स्क्वायर, उसका तो कोई रोला ही नहीं है ना। तो मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन हल करते हुए एज इट इज वही चीज आ जाती है जिसका आप इंटीग्रल सोल्व कर रहे हैं। तो ई की पावर एक्स स्क्वायर का आप इंटीग्रल सोल्व कर रहे हैं तो एज इट इज वही चीज आ गई। मसला कहां पे? मसला है पार का डेरिवेटिव लेते हुए। इन दिस केस डेरिवेटिव ऑफ पार इज, मैंने यही लिखा, इन दिस केस डेरिवेटिव ऑफ पार इज, पार क्या है आपके पास? एक्स स्क्वायर। पार का डेरिवेटिव क्या है आपके पास इस केस में? 2x। दिस इज नॉट अ कांस्टेंट नंबर, सो ही विल हैव टू यूज अ थर्ड वेरिएबल एज अ सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो यहां पे आप पार को एक थर्ड वेरिएबल के साथ लेटिंग करेंगे क्योंकि आपके पास पार का डेरिवेटिव कांस्टेंट नंबर नहीं है, एक वेरिएबल आया। ठीक है, तो यहां पे यही क्वेश्चन है, ई की पावर एक्स स्क्वायर डॉट एक्स पड़ा है। तो यहां पे आप पार को, ये जो होल पार है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की एक्स स्क्वायर, इसको आप थर्ड वेरिएबल के इक्वल लेट करेंगे। आपने जब इसको टी के साथ सब्स्टिट्यूट किया तो इसका मतलब है कि यहां पे ई की पावर में एक्स स्क्वायर की जगह टी चला जाएगा। जब यहां पे टी इंक्लूड हो जाएगा तो आपको यहां पे भी क्या बनाना पड़ेगा? डी एक्स की जगह डी टी बनाना पड़ेगा। यही डी टी बनाने के लिए हम बेसिकली डिफरेंशियल का मेथड यूज करते हैं। जब भी आपने सब्स्टिट्यूशन करनी होती है ना थर्ड वेरिएबल पे, वहां पे डिफरेंशियल का मेथड यूज लाजमी करते हैं। ये चीज मैंने आपको 3.1 के स्टार्ट में भी बताई थी। तो आप यहां पे क्या करेंगे? डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड। टी का डिफरेंशियल सिंपली लिया जाएगा और इधर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल लिया जाएगा। टी का डिफरेंशियल लिया गया तो वो तो सिंपली आ गया डी टी। एक्स स्क्वायर का आपने डिफरेंशियल लेना है, तो जैसे आप डेरिवेटिव नहीं लेते, डिफरेंशियल डेरिवेटिव में आपको वादे मैंने फर्क बताया था कि डेरिवेटिव होता है किसी न किसी वेरिएबल के हिसाब से चेंज फाइंड करना होता है, और डिफरेंशियल में हमने सिंपली किसी वेरिएबल में चेंज फाइंड करना होता है, किसी वेरिएबल के हिसाब से नहीं फाइंड करना होता है। डी ओवर डी एक्स डेरिवेटिव है, अकेला डी लिखा जाए तो वो डिफरेंशियल है। यहाँ पे हमने चेंज ही फाइंड करना है, डी चेंज को ही जाहिर कर रहा है, एक्स में चेंज फाइंड करना है, मगर यहाँ पे एक्स के हिसाब से करना है, वाई के हिसाब से करना है, टी के हिसाब से करना है, ये क्लियर नहीं होगा। आपने सिंपली एक्स स्क्वायर में चेंज फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप जैसे डेरिवेटिव का रूल फॉलो करते हैं, यहाँ पे डिफरेंशियल के केस में वही रूल फॉलो किया जाएगा कि भाई आप एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल लेना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप पार रूल लगाएंगे, क्योंकि आप उस वक्त तक एक्स का डिफरेंशियल नहीं ले सकते जब तक ये 2 को आपने सोल्व ना किया। ठीक है, ये 2 जो होल पार है आप इसको पहले सोल्व करेंगे। तो ये जो होल पार है वो शुरू में आएगी और 2 में से एक माइनस कर दिया जाएगा। सिंपली आपके पास 2 - 1 आप यहाँ पे लिख सकते हैं, वो 1 ही है ना, वो मैंने नहीं लिखा था। ये पार रूल लग गया। अब अकेला बच जाता है एक्स। एक्स का आप डिफरेंशियल लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा डी एक्स। तो लिहाजा ये बन चुका 2x dx। आप सिंपली इसको लिख सकते हैं, 2 - 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा था। तो यहाँ पे बन चुका 2x dx। इसका मतलब है 2x dx आपका किसके इक्वल बना? dt के क्वेश्चन में जहां पे 2x dx आपको नजर आ रहा है वहां पे dt चला जाएगा, मगर क्वेश्चन में पढ़ा गया है x dx। अब आपको समझ लगी होगी कि ये x क्यों दिया गया है। ये बेसिकली डिफरेंशियल बनाने के लिए दिया गया है, ये पार को सोल्व करने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे x dx है, तो यहाँ पे जो राइट साइड में इक्वल टू के स्टेप में
राइट साइड में जो 2 पड़ा है वो लेफ्ट साइड में जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 बन जाएगा dt साथ, और x dx बन जाएगा। तो इसका मतलब है x dx की जगह चला जाएगा 1/2 dt, तो इंटेग्रल आपका बन जाएगा x dx की जगह चला जाएगा 1/2 dt, और e की पावर में जो x स्क्वायर है उसकी जगह ये सब्स्टिट्यूशन जो लेटिंग की है आपने थर्ड वेरिएबल के इक्वल, उसके मुताबिक t चला जाएगा। तो ये 1/2 क्या है एज अ कोफिशिएंट है, तो ये तो बाहर आ जाएगा ना 1/2। तो आप इंटीग्रेशन किसकी सोल्व करेंगे, e की पावर t की इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे। तो e की पावर t का इंटीग्रल लेके एज इट इज वही चीज आ जाएगी, ये जो आपके सामने e की पावर t ही लिखा है। कि आपको मैं बता चुका हूं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के इंटीग्रल में वही चीज एज इट इज जवाब में आ जाती है जिसका आप इंटीग्रल सोल्व कर रहे हो। तो e की पावर t ही आ गया आंसर में। इसके बाद इसकी पावर का डेरिवेटिव ले, यहाँ पे पावर क्या है t का t के हिसाब से डेरिवेटिव ने वो कितना आएगा 1, वो मैंने सिंपली इंटीग्रेशन प्रोसेस में डिवाइड कर दिया। तो इस तरह आपके पास इंटीग्रल सोल्व हो गया 1/2 e की पावर t प्लस c। आपको जो इनिशियल वेरिएबल इंक्लूड था आपके क्वेश्चन में वो था x, तो आपका आंसर भी इन टर्म ऑफ x ही आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ t को इंक्लूड करवाया था इंटीग्रेशन सोल्व करने के लिए। तो यहाँ पे आप t की जगह दोबारा x स्क्वायर पुट करेंगे, तो t की जगह अब x स्क्वायर जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/2 e की पावर x स्क्वायर प्लस c। दैट्स एन आंसर। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन हो गई। ये बड़ा इजी कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने आपको दिया है। तो इस तरह आप किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन सोल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन a रेज टू पावर x वाले एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन। ये भी बहुत सिंपल है। इसके लिए आपको डेरिवेटिव इसका याद होना चाहिए, जो कि हमने 2.6 एक्सरसाइज में डिस्कस किया था। इसका डेरिवेटिव 2 एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको ये चीज़ समझाई थी। मैं इस लेक्चर का आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, और यह आई बटन पे आपको शो हो रहा होगा इस लेक्चर का लिंक, जिसमें मैंने आपको बताया था कि a की पावर x का डेरिवेटिव कैसे सोल्व करते हैं। तो वहाँ पे से भी आप डेरिवेटिव देख सकते हैं अगर आपने डेरिवेटिव देखना हो। एनीवेज मैंने यहाँ पे सिंपल फार्मूला लिखा है a की पावर x का, मैंने उसकी डिस्कशन नहीं की कि इसका डेरिवेटिव कैसे आता है। वी हैव डिस्कस्ड इन चैप्टर नंबर 2। अगर किसी स्टूडेंट ने वो लेक्चर देखना हो तो वो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है, या आई बटन पे क्लिक करेगा तो उस पे उसको मिल जाएगा लेक्चर वो, ठीक है। एज वी हैव डिस्कस्ड इन चैप्टर नंबर 2 कि a की पावर x का आप डेरिवेटिव लें, वो कैसे आता है। a की पावर x का डेरिवेटिव मैं सिंपली आपको बताता हूँ, यहाँ पे ज्यादा डिटेल नहीं है, इसका प्रूफ नहीं बताता। ये है कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ 2 किस्म के हैं, कॉमन और नेचुरल। नेचुरल का हम कर चुके हैं, e की पावर जो x वाला है वो नेचुरल है, a की पावर x है जो वो कॉमन है। a यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट नंबर है। आप यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मैंने ये अभी बोला थोड़े मतलब इसी लेक्चर में बोला थोड़े मिनट्स पहले, कि जब आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लें चाहे इंटीग्रल लें, एज इट इज वही चीज आती है आंसर में। a की पावर x का डेरिवेटिव लें तो a की पावर x ही एज इट इज आएगा, ठीक है। साथ ये ln a आएगा, और यहाँ पे साथ पावर का डेरिवेटिव लिया जाएगा। इसकी पावर कितनी है x, और x का डेरिवेटिव लिया गया x के हिसाब से, तो ये बन गया 1। तो इस तरह a की पावर x का डेरिवेटिव आ चुका आपके पास, a की पावर x ln a, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं कि a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है। अब हमने लेना है इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल हमने सोल्व करना है। हमने लिखा है इंटीग्रेशन प्रोसेस हम कर रहे हैं, इंटीग्रल हमने इसका सोल्व करना है। यहाँ तो पे डेरिवेटिव लिखने का क्या मकसद आपको मैं अभी बताता हूँ। ये जो dx है आप इसको स्प्लिट कर लेना, d/dx है, आप इसको उठाकर राइट साइड पे ले जाएं तो ये dx राइट साइड पे आ जाएगा। तो यहां तक हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। हमने बेसिकली लेना है इंटीग्रल, हमने इंटीग्रल सोल्व करना है। तो आप दोनों साइड्स पे इंटीग्रल लेने हैं, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे जब इंटीग्रल लिया, इधर भी लिया और इधर भी इंटीग्रल लिया, ये जो d डिफरेंशियल का साइन है डेरिवेटिव का, ये जो इंटीग्रल के साइन से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव आर इनवर्स प्रोसेसेस, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, ठीक है। तो लिहाजा डेरिवेटिव का साइन और ये इंटीग्रल का जो साइन है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो लेफ्ट साइड में तो आपके पास सिर्फ a की पावर x ही बचेगा। यहाँ पे एक चीज मैंने लिखी है कि भाई आप राइट साइड में इंटीग्रेशन सोल्व कर रहे हैं a की पावर x ln a की, ठीक है। ln a कैसे बाहर आएगा, मैंने लिखा ln a बेसिकली क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ अ कांस्टेंट नंबर। अगर आप पढ़ें इसको तो यहाँ पे ये इसको रीड आउट ऐसे किया जाएगा, ln a इज बेसिकली नेचुरल लॉग ऑफ अ कांस्टेंट नंबर। तो लिहाजा आप कैलकुलेटर पे सोल्व कर लें, चाहे ln नेचुरल लॉग एंटर करें और किसी भी कांस्टेंट नंबर का नेचुरल लॉग ले लें, ln 5 ही ले लें, तो आपको पास एक रियल नंबर ही मिलेगा, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू ही मिलेगी। हम कह सकते हैं कि ln a बेसिकली क्या है, कांस्टेंट नंबर, बट इन दिस केस इट इज मल्टीप्लाइंग विद द फंक्शन a रेज़ टू पावर x। इस केस में ये ln a जो है एक फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डॉट्स का साइन है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, सो इट इज एक्ट एज कोफिशिएंट। यहाँ पे क्या है, ये कोफिशिएंट के तौर पे एक्ट कर रहा है, इट एक्ट्स एज एन कोफिशिएंट यहाँ पे इस केस में। तो कोफिशिएंट का आपको पता है इंटीग्रल नहीं लिया जाता, तो हम ln a को बाहर निकाल देंगे इंटीग्रल के, तो अंदर बचेगा सिर्फ
ए की पावर एक्स, ठीक है। तो इस तरह ये जो एल एन ए है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या करते हैं जी, डिवाइड करते हैं आप, ए की पावर एक्स ओवर एल एन ए बन जाएगा। इस तरह ए की पावर एक्स का इंटीग्रल आपके पास बन चुका। वो जो मैंने हाईलाइट किया, ए की पावर एक्स का इंटीग्रल आ चुका, ए की पावर एक्स ओवर एल एन ए प्लस सी। ये आपने जुबानी याद रखना है। ये फार्मूला आपको आपके टेक्स्ट बुक में मिलेगा, जिस पेज पे वो 14-15 फार्मूलाज लिखे होंगे, इंपॉर्टेंट इंटीग्रल रिजल्ट्स या इंपॉर्टेंट रिजल्ट इंटीग्रल फार्मूलाज। मेरे पास अभी टेक्स्ट बुक नहीं है, वरना मैं आपको दिखाई देता। आप अपनी टेक्स्ट बुक पे चेक कर लीजिएगा। आई थिंक सो एक्सरसाइज 3.2 के थ्योरी में लिखे गए हैं वो फार्मूलाज। उसमें एक फार्मूला इसका भी लिखा होगा, ए की पावर एक्स का इंटीग्रल, तो वो मैंने आपको सोल्व करके बता दिया। और उसको मैं ज़बानी याद रखने का भी तरीका आपको अभी बताता हूँ कि इस तरह आपको पता लग गया कि भाई ए की पावर एक्स का इंटीग्रल क्या आता है, ए की पावर एक्स ओवर एल एन ए प्लस सी, ठीक है। एल एन ए इसमें डिवाइड होता है। अब यहाँ पे अगर गौर करिएगा कि डेरिवेटिव जब आपने लिया, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। आपने जब ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव लिया, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, क्या आ रहा था आपके पास आंसर, ए की पावर एक्स एल एन ए, ठीक है। जब आपने इंटीग्रल लिया, सेम एज इट इज वही चीज आई, ए की पावर एक्स का इंटीग्रल लेके ए की पावर एक्स ही आया। सिर्फ फर्क इतना पड़ा कि एल एन ए जो नेचुरल लॉग ऑफ अ कांस्टेंट नंबर वो डेरिवेटिव प्रोसेस में मल्टीप्लाई हो रहा है, इंटीग्रेशन प्रोसेस में वो डिवाइड हो गया। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था, जो कि मैंने आपको एक प्रॉपर प्रूव करके दिखा दिया, एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपको बता दिया कि डेरिवेटिव प्रोसेस में ए की पावर एक्स जो कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेकर एज इट इज वही चीज आएगी, ए की पावर एक्स साथ एल एन ए मल्टीप्लाई होगा और साथ पावर का डेरिवेटिव होगा, वो लिया जाएगा लाजमी, ये याद रखिएगा। मगर इंटीग्रेशन प्रोसेस में ए की पावर एक्स ही आएगा, वो जो एल एन ए यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है डेरिवेटिव प्रोसेस में, इंटीग्रेशन प्रोसेस में वही एल एन ए क्या हो जाएगा, डिवाइड। यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। आगे मैंने इसी चीज को लिखा है कि किसी भी कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो ए की पावर एक्स वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, उसका इंटीग्रल हल करते हुए हूबहू वही फंक्शन जवाब में आएगा जिसका हम इंटीग्रल हल कर रहे होंगे, और फिर साथ एल एन ए तकसीम हो जाएगा, ठीक हो गया, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। इसके बाद ए की पावर एक्स की पावर का इंटीग्रल हल करेंगे, ठीक हो गया। ये तो लाजमी करना, ये लाइन आप याद रखिएगा। इस केस में भी किया गया, मगर इस केस में पावर का डेरिवेटिव क्या आना था, 1, तो वो डिवाइड करने की जरूरत नहीं थी। मगर यहां पे मैंने ये प्रॉपर लिखा आपको कि किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ए की पावर एक्स वाला जो कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका इंटीग्रल हल करते हुए, जैसे ई की पावर एक्स का एज इट इज वही जवाब आता है, इसी तरह ए की पावर एक्स वाले एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी जवाब हूबहू वही आ जाता है जिसका हम इंटीग्रल सोल्व कर रहे हैं, वही चीज इंटीग्रल के जवाब में आ जाती है। इसके बाद एल एन ए एडिशनल चीज क्या है, यहाँ पे एल एन ए की है, इंटीग्रेशन प्रोसेस में ये एल एन ए डिवाइड होगा और साथ इसके पार का डेरिवेटिव लिया जाएगा, पार का इंटीग्रल सोल्व किया जाएगा, पार का डेरिवेटिव लेकर ही करेंगे। पार का इंटीग्रल कैसे सोल्व करना है, पार का लेंगे आप डेरिवेटिव, अगर जवाब कांस्टेंट आएगा तो इंटीग्रेशन प्रोसेस में वो कांस्टेंट नंबर डिवाइड हो जाएगा। ये मैं आपको कुछ इंटीग्रेशन सोल्व करके दिखाता हूँ। ये जो आपको ये एग्जांपल नजर आ रही है, ये आपके इंटीग्रल फार्मूलास में पढ़ा होगा, ये इंटीग्रल एग्जांपल। तो आप ये देखें, मैंने आपको बताया कि ए की पावर लैम्डा एक्स प्लस यू, ये है एक कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सारी चीज इसकी पावर पड़ी है, ठीक है। पावर में ये चीज पड़ी है लैम्डा एक्स प्लस यू, आप इसको छोड़ें। आप ये देखें कि मैंने आपको बताया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रल हल करते हो वही जवाब में आ जाएगा जिसका हम इंटीग्रल हल कर रहे हैं। तो इसका मतलब है ए की पावर लैम्डा एक्स प्लस यू का इंटीग्रल क्या आएगा, ए की पावर लैम्डा एक्स प्लस यू, जवाब में एज इट इज वही चीज आ गई। अब बारी आ जाती है साथ के एल एन ए साथ डिवाइड करना, ये याद रखिएगा। एल एन ए मैंने डिवाइड भी कर दिया, ये लें जी एल एन ए डिवाइड भी कर दिया। ये जो लैम्डा है, ये इसको मैंने अंडरलाइन कर रहा हूं, ये कहां से है, ये बेसिकली ये रह गया चीज के पार का इंटीग्रल। पार का इंटीग्रल कैसे लेंगे आप, पार का लेंगे आप डेरिवेटिव, पार का साइड पे हमने लिया डेरिवेटिव, पार थी लैम्डा एक्स प्लस यू, ठीक है। इसका आपने लिया जी डेरिवेटिव, लैम्डा एक्स प्लस यू का डेरिवेटिव लेकर आपके पास आंसर क्या आएगा, लैम्डा। तो इंटीग्रेशन प्रोसेस में ये लैम्डा जो आएगा वो कांस्टेंट नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने यही लिखा, इंटीग्रेशन में प्रोसेस में वो कांस्टेंट नंबर जो पार का डेरिवेटिव लेकर आपको आंसर मिला है वो एज अ कांस्टेंट नंबर होगा, वो अगर तो वो आप इंटीग्रेशन प्रोसेस में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इस तरह ये जो आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन सॉल्व हो गई। एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं, 5 की पावर x की इंटीग्रेशन आपके पास आ जाती है। तो ये क्या है, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, a की जगह 5 आ चुका है ना, ये कॉमन है, ये नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल सिर्फ e है, उसको कहते हैं हम आइलर्स आइडेंटिटी, वो सारी डिस्कशन हम दूसरे चैप्टर में कर चुके हैं इन डिटेल। तो e की पावर x जो है इसका इंटीग्रल लेके एज इट इज वही चीज आ जाएगी 5 की पावर x, ठीक है। सॉरी e का पावर बोल दिया मैंने, माय मिस्टेक। 5 की पावर x का इंटीग्रल लेके 5 की पावर x ही एज इट इज वही चीज आंसर में आ जाएगी हमें, ठीक है, जिसका हम इंटीग्रल ले रहे हैं 5 की पावर x ही आ जाएगा। साथ आएगा इसके ln 5,
ln 5 जो है, ln a की जगह क्या आ जाएगा अब 5, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है 5, ln a मैंने यहाँ पे लिखा ना ln a साथ तकसीम करना है, यहाँ पे क्या होगा ln 5, ln a के साथ ln 5 के साथ हमने क्या कर दिया डिवाइड। अब रह गया यहाँ पे पार का डेरिवेटिव, पार क्या है x, x का x के साथ डेरिवेटिव लें तो 1 आता है, तो वहाँ यहाँ पे 1 के साथ डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, तो आपको पता है वो 1 नहीं आएगा, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरह इसकी इंटीग्रेशन सोल्व हो चुकी है, 5 की पावर x की इंटीग्रेशन आएगी आपके पास 5 की पावर x ओवर ln 5। ठीक हो गया। आई होप कि आपको इस चीज की समझ लगी होगी। क्वेश्चंस में बेसिकली इंटीग्रेशन बेसिकली सिर्फ नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन की आती है, ये e की पावर x वाले की, a की पावर x वाले की इंटीग्रेशन मैंने फिलहाल आपको बता दी है, क्योंकि ये एमसीक्यूज पार्ट में आपसे पूछा जा सकता है इसका इंटीग्रल का रिजल्ट, जो कि मैं आपको इन डिटेल बता चुका हूँ। अगर फिर भी किसी भी पॉइंट पे आपको किसी भी पॉइंट पे इस लेक्चर में कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप बिला झिझक मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए होंगे चैप्टर नंबर 2 के या चैप्टर नंबर 3 के, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, मेरा ईमेल मौजूद है, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर किसी स्टूडेंट ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि मजीद वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने साथ वाले स्टूडेंट्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज़।